Hello everyone, I'm Sanket Singh and welcome back to my channel. So guys, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं that in 2024 if you want to become a software engineer and specifically you want to focus on back-end engineering, then what should be the ideal roadmap if you want to start from the very basic and beginner level to the very advanced level. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक लिस्ट करने वाला हूं दैट इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि बैक एंड इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज कर रहे हैं राइट एंड स्पेसिफिकली अगर तुम नोड जेएस का टेक स्टैक पिक करना चाहते हो फॉर बैक एंड इंजीनियरिंग देन व्हाट शुड बी द आइडियल सिनेरियो फॉर यू राइट। इस रोड मैप में हम लोग जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा और तुम सिमिलर चीजें किसी दूसरे टेक स्टैक जैसे पाइथन जावा या फिर रूबी में भी इंप्लीमेंट कर पाओगे राइट। ये सारे के सारे टॉपिक जो भी हम लोग बात करने वाले हैं मोस्टली टॉपिक्स हम लोगों ने अपने एडवांस्ड बैक एंड इंजीनियरिंग बूट कैंप में इंक्लूड भी करे हुए हैं जिसका 3.0 वर्जन हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। इफ यू हैव नॉट येट चेक दैट आउट आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू चेक आउट द एडवांस्ड बैक एंड डेवलपमेंट बूट कैंप। तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। मैंने काफी सारी डेडिकेटेड वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं उसके ऊपर कि क्या कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं, व्हाट आर द प्रोपोजिशंस राइट। ये पूरा लाइव बैच होने वाला है फॉर द बैक एंड इंजीनियरिंग पार्ट। हम लोग काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं और आज की वीडियो में रोड मैप में हम लोग जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 एंड बियॉन्ड लेवल पे भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं राइट। एंड ये सारे के सारे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दैट बूट कैंप। सो इफ यू वांट टू एनरोल एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी दैट कैन बी अ गुड वे टू स्टार्ट। बट जो आज का ये रोड मैप है ये तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो फिगर आउट करना कि जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसको तुम इंटरनेट से यूट्यूब से डॉक्यूमेंटेशन से फिगर आउट करो और उनको किसी ना किसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू लर्न इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद बैक एंड डेवलपमेंट। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट बैक एंड इंजीनियरिंग तो किस तरीके से तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए। अगेन मेंशनिंग कि हम लोग यहाँ पे नोड जेएस का टेक स्टैक डिस्कस करने वाले हैं बट अगर तुम सिमिलर चीजें जावा में पाइथन में रूबी में भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो सो इट शुड नॉट बी दैट मच ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क क्योंकि मोस्टली टॉपिक उस पर्सपेक्टिव से थोड़े एग्नोस्टिक रहने वाले हैं ठीक है। सो अगर तुम ऑफ कोर्स बैक एंड इंजीनियरिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो बैक एंड इंजीनियरिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लॉजिक बिल्डिंग क्योंकि तुम सारा का सारा जो बिजनेस लॉजिक होता है ना एप्लीकेशन का, तुम एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो, तुम वेब ऐप बना रहे हो, तुम कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करना चाहते हो, कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका जो बिजनेस लॉजिक होता है कि कैसे तुम्हारी एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, किस तरीके से क्या लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा होगा, वो सारा पार्ट बैकएंड में होता है। इस वजह से तुम्हारे ना लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स तो सही होने ही चाहिए राइट। अब लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम डीएसए में एकदम तोड़ू फोड़ू हो, तुम्हें बेसिक सेट ऑफ प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर बेसिक एल्गोरिथम्स आने चाहिए कि यार एक सर्टेन लेवल पे अगर तुम्हें कोई लॉजिक दिया जाए ना तो तुम वो इंप्लीमेंट कर पाओ। तभी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग कि यार एक स्लाइट लेवल ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग तुम्हें आनी चाहिए कि मान लो अगर मैं तुम्हें एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम बताता हूँ तुम उसको लिख पाओ क्योंकि काइंड ऑफ लाइक यही चीज तुम्हें बैकएंड में भी करनी होगी कि यार तुम्हारे पास जो भी एप्लीकेशन है उसका पूरा वर्क फ्लो होगा, उसका पूरे के पूरी यूजर जर्नी होगी, उस यूजर जर्नी को लॉजिकली तुम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी होती है राइट। अब बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, अब मैं मान के चल रहा हूं कि तुम नोड.जेएस का टेक स्टैक यूज करोगे तो नोड.जेएस का टेक स्टैक यूज करते टाइम तुम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे दैट विल बी जावास्क्रिप्ट है ना। तो सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेड होगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट बेसिक्स आते हैं राइट। जावास्क्रिप्ट बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए राइट, फॉर लूप लगाना, फंक्शंस लिखना, बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें आनी चाहिए। उसके बाद अगर तुम नोड.जेएस के ही टेक स्टैक के साथ जाना चाहते हो तो तुम्हें एडवांस जावास्क्रिप्ट का पार्ट पता होना चाहिए राइट। एडवांस जावास्क्रिप्ट में कोवर्शन किया, टाइप्स कन्वर्जन कैसे चलता है, स्कोपिंग मैकेनिज्म कैसे चलता है, क्लोजर्स की कैसे क्लोजिंग ओवर वैल्यूज करते हैं फंक्शंस ड्यू टू दिस स्कोपिंग मैकेनिज्म राइट। यहाँ पे एक टॉपिक होता है लेक्सिकल स्कोपिंग का राइट, तो लेक्सिकल स्कोपिंग तुम्हें आनी चाहिए। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस नेचर को समझने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कॉल बैक्स क्या होती हैं, प्रोमिसेस क्या होते हैं, इटरेटर जनरेटर क्या होते हैं, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर तुम्हारा टॉपिक आता है एसिंक अवेट का राइट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस और प्रोटोटाइपल पैटर्न। अब जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस होती हैं वो नॉर्मली तुम्हारी जावा या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस से थोड़ी अलग होती है। यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होती है वो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होती है। तो किस तरीके से प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस चलती है, ये सारे जो एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स है ना ये तुम्हें आने चाहिए क्योंकि जब तुम एक्चुअल बैकएंड का कोड लिख रहे हो ना तुम वो फ्रिक्शन नहीं चाहते कि यार तुम्हें लैंग्वेज लिखने में अभी दिक्कत आ रही है और तुम बैकएंड वाले कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सीख रहे हो। तो इसी वजह से अब यहाँ पे मान लो जावास्क्रिप्ट नहीं होती, मान लो यहाँ पे जावा होती, तो इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो जावा के एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं ना
तुम्हें वो पढ़ने ज़्यादा जरूरी होते हैं, राइट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड इफ यू आर स्टार्टिंग विद द Node.js टेक स्टैक, यार सबसे पहले ना जावास्क्रिप्ट के ऊपर अपनी जितनी ज़्यादा बढ़िया पकड़ हो सकती है उतनी ज़्यादा बढ़िया पकड़ बनाओ। क्योंकि अगर तुमसे अगर इंटरव्यू परस्पेक्टिव से भी मैं पूछूं ना, इंटरव्यूज में भी जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक कंपनी है जो जावास्क्रिप्ट के टेक स्टैक पे ही काम करने वाली है, तो वो जावास्क्रिप्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। और तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि एसिंक्रोनस नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट पे या स्कोपिंग मैकेनिज्म पे, क्लोजर्स पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। अब एक बारी तुमने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से मास्टर कर लिया है, उसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट दो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स और डीबीएमएस। अब देखो यार, तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे जो बैकएंड इंजीनियरिंग करते हैं, तुमसे बात करेंगे या तुम्हें पढ़ा देंगे कि अच्छा ये HTTP रिक्वेस्ट होती है, HTTP रिक्वेस्ट जा रही है, HTTP रिस्पॉन्स आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अगर तुम उनसे पूछोगे ना कि अंडरलाइंग अंडर द हुड HTTP कैसे काम करता है, तो वो उनको नहीं पता होगा कि यार HTTP एक TCP प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, कि यार पहले एक TCP कनेक्शन सेटअप होता है और उस TCP कनेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारी HTTP रिक्वेस्ट जाती है। अब ये TCP कनेक्शन कैसे सेटअप होता है, किस तरह के ऑब्जेक्ट, सॉकेट ऑब्जेक्ट इसको सेटअप करते हैं, ये सारी चीजें अगर तुम किसी से पूछोगे ना तो मोस्टली लोगों को इसका नॉलेज नहीं होता, क्योंकि लोग सीधा ना बस कोड करना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हें काफी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ना, देखो SD1 लेवल पे अगर तुम्हें ये चीजें नहीं भी पता है तो चलेगा, बट अगर तुम बियॉन्ड उसके जाना चाहते हो, SD2 या उसके बियॉन्ड लेवल पे जाना चाहते हो, तो तुम्हें ना इंटरनल वर्किंग पता होनी चाहिए। क्योंकि तुम लोग हमेशा सिर्फ बेसिक APIs नहीं लिख रहे होगे, कई बारी तुम्हें अपने लिए लाइब्रेरीज लिखनी होंगी, कई बारी तुम्हें ऑप्टिमाइजेशंस करनी होंगी, वहां पे जो ये इंटरनल नॉलेज होती है ना बहुत कम आती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम्हें कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना चाहिए, और एटलीस्ट एक गुड लेवल पे, कि यार तुम्हें पता हो कि TCP स्टैक क्या होता है, OSI स्टैक क्या होता है, ये बेसिक चीजें। जैसे यार टॉरेंट कैसे चलता है, तुम टॉरेंट यूज करते होगे बट तुम्हें पता ही नहीं होगा कि टॉरेंट चलता कैसे है, किस तरीके से टॉरेंट्स काम करते हैं। HTTP क्या होता है, HTTP इंटरनली कैसे चलता है, HTTP मेथड्स क्या होते हैं, यहाँ पे तुम्हें पढ़ना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कैसे काम होता है, राइट। TCP प्रोटोकॉल क्या होती है, UDP प्रोटोकॉल क्या होती है, किस तरह की एप्लीकेशंस TCP प्रोटोकॉल से बनती हैं, किस तरह की एप्लीकेशंस UDP प्रोटोकॉल से बनती हैं, राइट। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही तुम्हें सॉकेट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, कि यार अब तुम्हें पता है कि TCP कनेक्शन सेटअप करना पड़ता है, बट कैसे होता है TCP कनेक्शन सेटअप। मोस्टली जो तुम ऑनलाइन लेक्चर्स देखोगे या किसी से भी पढ़ोगे ना, वो क्या करेंगे, सीधा तुम्हारे सामने एक फ्रेमवर्क लेंगे और उससे एक वेब सर्वर स्टार्ट कर देंगे, बट वो वेब सर्वर इंटरनली कैसे चलता है, कभी ऐसा सोचा है? इन सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ना तुम्हें नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट तुम्हारे बहुत ज्यादा तगड़े होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें HTTP मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, स्टेटस कोड्स के बारे में पता होना चाहिए। दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। और अगर तुम इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, तो ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर बल्कि नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, इनके बारे में पढ़ सकते हो। बट अगर इस पे थोड़ा सा तुम्हारे पास इनिशियल फ्रिक्शन या टाइम कम है, तो तुम इसको थोड़ी देर के लिए पार्क कर सकते हो, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ साथ DBMS के कॉन्सेप्ट्स, या DBMS तो नॉन नेगोशिएबल है, मतलब तुम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ले लो, सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज ले लो, तुम SD1 लेवल पे भी देखोगे ना, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो पूछा ही जाएगा। तुम्हारे पास कम से कम एक RDBMS लेवल की तो नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, राइट। और अगर तुम्हें एक RDBMS और एक NoSQL आता है तब तो काफी बढ़िया है, राइट। तो आई वुड रिकमेंड कि यार अगर तुम RDBMS पढ़ रहे हो तो तुम MySQL या PGSQL दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी SQL क्वेरीज होती हैं ये पढ़ सकते हो। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि SQL एक स्टैंडर्ड है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग MySQL और PGSQL ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जिन्होंने क्वेरीज को इंप्लीमेंट करा हुआ है, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो तुम्हें समझना जरूरी है। इसके अलावा अगर तुम एक NoSQL डेटाबेस पढ़ना चाहते हो, इजी रखना चाहते हो अपनी लर्निंग, तो MongoDB शुड बी वेरी इजी टू गेट स्टार्टेड विद, राइट। तो तुम एक RDBMS और एक NoSQL के साथ अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग कर सकते हो। जो भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो, ट्राई करो कि कहीं जहां पे एप्लीकेबल है वहां पे तुम RDBMS यूज करो, जहां पे एप्लीकेबल है वहां पे तुम NoSQL यूज करो, राइट। इसके साथ साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि यार ट्रांजैक्शंस कैसे चलती हैं, राइट। एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से एसिड प्रॉपर्टीज इंप्लाई होती हैं, राइट। आइसोलेशन लेवल्स क्या होते हैं, कैसे तुम डेटाबेस में कंसिस्टेंसी मैनेज करते हो, राइट। डेटाबेस शार्डिंग के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम्हें स्केलेबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है। इंडेक्सिंग, अगेन स्केलेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से डेटाबेस इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर तुम्हें अपनी क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करना है, राइट। उसके बाद डेटाबेस रेप्लिकेशन कैसे होता है, लीडरलेस और मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर कैसे चलता है, राइट। कोरम्स क्या होते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोरम्स की क्या वैल्यूज रहती हैं, राइट। डेटा मॉडलिंग, यार तुम्हें ना ये पता होना चाहिए कि अब कोई भी एप्लीकेशन तुम बना रहे हो तो उसका डेटाबेस स्कीमा कैसा होगा, उसके डेटाबेस मॉडल्स कैसे होंगे, वो आपस में कैसे कार्डिनैलिटीज रखेंगे, क्या रिलेशनशिप होगा, 1 to 1, many to 1, राइट, मैनी टू वन या मैनी टू मैनी, इस टाइप के जो भी रिलेशनशिप्स हैं तुम्हें पता होने चाहिए। उसके बाद डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं, 1NF फॉर्म, 2NF फॉर्म, 3NF फॉर्म, BCNF फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स तुम्हें पता होने चाहिए। मुझसे खुद भी ग्रोफर्स के इंटरव्यू में नॉर्मलाइजेशन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा
कंकरेंसी कंट्रोल तुम कैसे मैनेज कर सकते हो, अगर तुम मान लो आरडीबीएमएस कर रहे हो और वहां पे तुम्हें कंकरेंसी कंट्रोल करना है तो तुम कैसे कर सकते हो। सेम चीजें तुम्हें मोंगोडीबी के रिस्पेक्ट में भी पढ़नी है कि यार मोंगोडीबी में इंडेक्सिंग कैसे होती है, मोंगोडीबी के कोरम्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या कॉन्सेप्ट्स है, कंसर्न्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए, राइट। और ये एक्सपेक्टेड होगी तुमसे एज अ सुई 1 भी और सुई 2 भी। और अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये जो भी हम लोग पूरे रोड मैप में सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, ये एक एक टॉपिक हम लोग अपने लैम्डा 3.0 बैच में डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल ऑफ दीज इन डेप्थ एंड मेक projects out of it, do consider checking out the Lambda 3.0 batch, which is an advanced backend development bootcamp. तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अब देखो यार, इस सब के अलावा ना मेरे को ऐसा लगता है कि नाउ इन 2024 रेलेवेंस ऑफ टाइप स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तुम्हें बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कोड बेसिस मिलेंगे जहां पे तुम्हें टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड इंटरेक्शन मिलेगा। प्लेन जावास्क्रिप्ट की जगह पीपल प्रेफर टू राइट टाइप स्क्रिप्ट बिकॉज इट इज टाइप सेफ एंड इट एक्चुअली मेक्स द कोड मोर रीडेबल, कोड मोर मैनेजेबल। तो टाइप स्क्रिप्ट में इंटरफेसेस कैसे बनते हैं, टाइप्स कैसे बनते हैं, जेनरिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और आगे भी तुम जो प्रोजेक्ट्स बनाओ ना, ट्राई करो कि प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट जावास्क्रिप्ट में, प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट टाइप स्क्रिप्ट में, ताकि तुम्हें दोनों का एक्सपोजर मिले। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग, तुम जावास्क्रिप्ट पढ़े बिना टाइपस्क्रिप्ट में कुछ नहीं समझ पाओगे, राइट। जावास्क्रिप्ट की एडवांस नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना है अपने रन टाइम से। तो नोड जेएस तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा रन टाइम एनवायरमेंट है। तो नोड जेएस में तुम्हें पढ़ना है कि यार नोड जेएस क्या होता है, किस तरीके से चलता है, मॉड्यूल पैटर्न क्या होते हैं। दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, ES6 मॉड्यूलिंग होती है और कॉमन जेएस मॉड्यूलिंग होती है। ग्लोबल्स क्या होते हैं नोड जेएस में, रिक्वायर वाला ग्लोबल होता है, राइट। DIR नेम ग्लोबल्स होते हैं। स्ट्रीम्स कैसे काम करती हैं, अगर तुम्हें डेटा स्ट्रीम करना है तो वो नोड जेएस में कैसे चलता है। नोड जेएस का IO आर्किटेक्चर क्या है। और साथ साथ कई लोगों को ना, मैं बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट देखता हूं जहां पे लोगों को नोड जेएस के थ्रेडिंग आर्किटेक्चर के बारे में आइडिया ही नहीं है। तो नोड जेएस में थ्रेड पूल क्या होता है और libuv लाइब्रेरी की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद पैकेज मैनेजमेंट के लिए NPM या फिर तुम यार्न भी पढ़ सकते हो, राइट। जनरली लोग NPM पढ़ रहे होते हैं। और तुम्हें ये भी चीज आनी चाहिए कि यार खुद से NPM पैकेजेस कैसे पब्लिश करने, राइट। तुम दूसरों के बनाए हुए NPM पैकेजेस यूज तो कर लेते हो, बट अगर तुम्हें अपना NPM पैकेज बनाना है तो वो कैसे बनेगा, इस चीज के ऊपर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अब ये तुम्हारे पास बेसिक नॉलेज आ गई है कि यार तुम्हें लैंग्वेज पता लग गया, जिस रन टाइम में कोड होगा वो पता लग गया, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट पता लग गए, DBMS के कॉन्सेप्ट पता लग गए। अब बात आती है एक्चुअली अपने बैकएंड को सेटअप करना। बैकएंड को सेटअप करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं। आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो एक्सप्रेस.js से स्टार्ट करो। एक बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली फ्रेमवर्क है Node.js रन टाइम के लिए, राइट। आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्रेस.js आता है तो कौन से एडवांस फ्रेमवर्क्स पे तुम जंप ऑन कर सकते हो। बट एक्सप्रेस.js में बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मिडलवेयर्स को कैसे सेटअप कर सकते हो, कैसे डिफरेंट डिफरेंट मिडलवेयर्स तुम्हारे लिए हेल्प करते हैं, रेस्टफुल राउट्स तुम कैसे ऐड करोगे, राइट। राउटर्स कैसे सेटअप करोगे अगर तुम्हें सही तरीके से सेग्रीगेशन करना है, एरर हैंडलिंग कैसे करोगे। इसके अलावा तुम्हें पता होना चाहिए कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, रिपोजिटरी क्या होती है। एक आर्किटेक्चर होता है जिसको हम कहते हैं MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसी का एक एनहांस्ड वर्जन होता है जहां पे तुम्हारे पास क्या होती है, रिपोजिटरी होती है, कंट्रोलर होते हैं, सर्विसेज होती हैं, व्यूज होते हैं, राइट, यूटिल्स होते हैं। और हाँ, ये इसका काइंड ऑफ लाइक एक एडवांस वर्जन होता है जिसमें हम लोग और लॉजिकल सेपरेशन करते हैं। एक तुम्हारी राउट्स की लेयर होती है और एक तुम्हारी वैलिडेशन की लेयर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे अडेप्टर्स वगैरह भी आ जाते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इनके ऊपर अभी मैं बात करूंगा। बट ये MVC आर्किटेक्चर को जानना जरूरी है और किस तरीके से तुम MVC आर्किटेक्चर को एक्सप्रेस.js में इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद तुम्हारी जो भी तुम चीजें लिख रहे हो उसको तुम APIs की फॉर्मेट में लिखोगे, राइट। API ड्रिवन एप्लीकेशन बनाना तुम्हें सीखना है। तो किस तरीके से तुम रेस्टफुल API बना सकते हो, रेस्ट आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। और इन APIs के टेस्टिंग के लिए एक टूल होता है पोस्टमैन। तुम पोस्टमैन पे काम करो। जनरली लोग पोस्टमैन को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं करते हैं, बट अगर तुम पोस्टमैन को फुल पोटेंशियल पे यूज करो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। सो डू चेक आउट हाउ टू लर्न पोस्टमैन, राइट। इसके अलावा तुम्हें टेस्ट लिखने आने चाहिए कि यार यूनिट टेस्टिंग कैसे करी जाती है, इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होते हैं। यूनिट टेस्ट करते टाइम तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मॉक्स का कंसेप्ट क्या होता है, फेक्स का कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से तुम मॉकिंग कर सकते हो किसी इनबिल्ट फंक्शन की, मॉकिंग की जरूरत क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, राइट। इसके साथ साथ अब जैसे कि मैं MVC आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहा था कि यार अब तुमने मान लो एक्सप्रेस.js में अपनी एप्लीकेशंस को बनाना शुरू किया है, तुमने टू डू ऐप बनानी शुरू करी है, राइट। अब जो एप्लीकेशन है ना, उसका लॉजिक किस तरीके से सेग्रीगेट करा जाएगा। क्या सारा का सारा लॉजिक कंट्रोलर में आ जाना चाहिए, क्या सारा का सारा लॉजिक मॉडल में जाना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो तुम कोड लिख रहे हो उसको तुम
किस तरीके से, कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर में तुम ओरिएंट करोगे। तो दो ऑप्शन है, तुम फीचर लेवल या कंपोनेंट लेवल कर सकते हो, राइट। उसके अलावा तुम्हारे एमवीसी में बहुत सारी लेयर्स होंगी। एक लेयर होगी मॉडल की, ये मॉडल क्या बताएगा कि डेटाबेस में डेटा कैसा दिख रहा है। सर्विसेज की एक लेयर होगी जहां पे तुम्हारा बिजनेस लॉजिक होगा। रेपोजिटरी की एक लेयर होगी जो डेटाबेस से डेटा लाने का काम करेगी। कंट्रोलर एक लेयर होगी जिसका काम बस ये होगा कि वो इनकमिंग रिक्वेस्ट लेगी और सर्विसेज को पास करेगी और सर्विसेज के रिस्पॉन्स को वापस क्लाइंट को देगी। एरर हैंडलर्स की एक लेयर होगी जहां पे तुम वैलिडेशंस करोगे कि यार जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिक्वेस्ट में क्या वो आया, अगर नहीं आया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम एरर थ्रो करोगे। तुमने कोई बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करना चाहा, वो नहीं एग्जीक्यूट हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम एरर थ्रो करोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये फोल्डर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते करते ही तुम्हें रेस्ट एपीआईज और रेस्ट आर्किटेक्चर के बारे में समझना है कि रेस्ट कन्वेंशंस क्या कहते हैं। अगर तुम रेस्ट फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा। इसके अलावा किस तरह की रेस्ट एपीआईज के साथ किस तरह के स्टेटस कोड तुम्हें डालने चाहिए, राइट। आइडेम्पोर्टेंट एपीआईज क्या होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। तुम्हें हमेशा ना, जो भी तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो उसमें तुम्हें हमेशा ये देखना चाहिए कि यार कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम तुम सॉल्व करो, राइट। तुम कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे देख सकते हो कि किस तरह की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको तुम अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। अदर रादर देन कि तुम बस यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते सेम सिमिलर प्रोजेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट नाम से तुम बस स्क्रड एपीआईज बना रहे हो, ये चीज तुम्हें नहीं करनी है। तुम कॉन्सेप्ट समझो कि यार अच्छा रेस्ट क्या होता है, रेस्ट एपीआईज क्या होती है, और उसके बाद उससे एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, एक एंज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब ये तो बात होगी यहां तक कि यार अगर तुम बिगनर लेवल पे हो, एचडी 1 लेवल तक तुम्हें चीजें समझनी है तो तुम्हें क्या करना है। अब इसके बाद ना प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर तुम देखोगे तो एमएनसीज में जाओगे या फिर बड़े स्टार्टअप्स में जाओगे तो वहां पे उनके पास स्केल की प्रॉब्लम होती है, राइट। काफी ज्यादा स्केल्ड होती है उनकी एप्लीकेशन। तो एक्सप्रेस जैसे फ्रेमवर्क जो होते हैं ना वो इतना ज्यादा हाई स्केल मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए लोग स्प्रिंग जैसे फ्रेमवर्क्स पे या फिर लेट्स से फास्ट एपीआई के पाइथन का जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर जा रहे होते हैं। बट नोड जेएस के पास भी अपने कुछ काफी ज्यादा परफॉर्मेंट फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फास्टिफाई और नेस्ट जेएस, राइट। तुम नेस्ट जेएस को फास्टिफाई बेस्ड बैकएंड पे भी बना सकते हो, दोनों क्लब हो सकते हैं, राइट। ये दोनों काफी पावरफुल हैं और काफी ज्यादा फीचर रिच्ड भी हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एक्सप्लोर द फीचर्स ऑफ फास्ट एपीआई की फास्ट एपीआई में चीजें कैसे होती हैं, प्लगइन्स क्या होती हैं, फास्ट एपीआई में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसी वजह से मैंने अपने बैकएंड के कोहर्ट में भी फास्टिफाई को इंट्रोड्यूस किया है कि फास्टिफाई का यूज करके भी हम लोग कुछ कुछ सर्विसेज बना रहे होंगे। उसके बाद तुम्हें एक चीज समझना जरूरी है कि यार डाउ लेयर क्या होती है और डीटीओ लेयर क्या होती है। डाउ क्या होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तुमने पढ़ा और अब तुमने अपना सर्वर सेटअप करना सीख लिया, इनको कनेक्ट भी तो करना है। इनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग जनरली ओआरएम की एक लेयर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, राइट, या फिर ओडीएम, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर, इनकेस तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट बेस्ड नोएसक्यूएल है। तो ओआरएम क्या होता है, कैसे तुम डेटाबेस को कनेक्ट करोगे बिना ओआरएम के और विद ओआरएम, राइट। कुछ लोगों को होता है कि यार सिर्फ ओआरएम से ही डेटाबेस कनेक्ट करना आता है, बट कई जगह तुम्हें ओआरएम की जरूरत नहीं है। तो बिना ओआरएम के कैसे तुम नॉर्मल ड्राइवर्स का यूज करके कैसे डेटाबेस कनेक्ट करोगे, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। उसके बाद तुम्हारे पास ओआरएम्स पढ़ने के लिए काफी ऑप्शन है। तुम सिक्वलाइज पढ़ सकते हो, राइट, तुम प्रिज्मा पढ़ सकते हो, अगर तुम मोंगोडीबी कर रहे हो तो तुम मोंगूस पढ़ सकते हो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट ओआरएम्स है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस तुम उसके कॉरस्पॉन्डिंग ओआरएम पढ़ सकते हो। बट मोस्टली ओआरएम्स में ना जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिमिलर होता है। इसके बाद अब तुम्हें यार एक बेसिक लेवल पे एप्लीकेशंस बनानी आनी चाहिए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो बैकएंड डेवलपमेंट तो किस टाइप के प्रोजेक्ट्स तुम इन टॉपिक्स के साथ बना सकते हो। दैट शुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर पोर्टफोलियो। बट इसके बाद जो एडवांस चीज आती है वो आती है माइक्रो सर्विसेज कि यार जैसे जैसे एप्लीकेशन स्केल हो रही है, जैसे जैसे यूज केस बढ़ रहा है, उस हिसाब से तुम्हें अपने मोनोलिथ को कई बार क्या हो सकता है माइक्रो सर्विस में डिसइंटीग्रेट करना पड़े। तो माइक्रो सर्विसेज होती क्या है, कैसे बनती है माइक्रो सर्विसेज, कैसे तुम अपने एप्लीकेशन के को डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज में डिकम्पोज कर सकते हो। डोमेन ड्रिवन डिजाइन क्या होता है। अब दो माइक्रो सर्विसेज हैं तो दो माइक्रो सर्विस आपस में कैसे कम्युनिकेट करने वाली है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होने वाला है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होने वाला है, इसके बारे में पढ़ो, राइट। कैसे तुम एपीआईज लिख सकते हो माइक्रो सर्विसेज में। एक कॉन्सेप्ट होता है टीआरपीसी का जो तुम्हें टाइप सेफ एपीआईज लिखने में हेल्प करता है, तो टीआरपीसी लाइब्रेरी तुम चेकआउट कर सकते हो, राइट। और इस सब के साथ साथ तुम्हें ये पढ़ना है कि अब जैसे रेस्ट कन्वेंशन है, रेस्ट कन्वेंशन में तुम जेसॉन भेजते हो, उसकी अपनी प्रॉब्लम है क्योंकि उतना ज्यादा सीरियलाइज नहीं होता है, राइट। बट रेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और कन्वेंशन एग्जिस्ट करती है जीआरपीसी, जो कि काफी फास्ट होती है और ये यूज करती है प्रोटोकॉल बफर्स को। जेसॉन की जगह प्रोटोकॉल बफर जाते हैं। दो फायदे होते हैं, प्रोटोकॉल बफर हाईली सीरीज मतलब सीरियलाइज होने के बाद बहुत ही छोटे मैसेज साइज के हो जाते हैं और साथ ही साथ टाइप सेफ भी होते हैं। तो प्रोटोकॉल बफर क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से तुम प्रोटोकॉल बफर्स को इंटीग्रेट कर सकते हो। वन फन फैक्ट,
प्रोटोकॉल बफर जीआरपीसी के बिना भी तुम अपने रेस्ट कन्वेंशन के साथ ही डाल सकते हो, बट जीआरपीसी के साथ इसकी और इंटरनल कैपेबिलिटीज इंहांस हो जाती है, राइट। तो जीआरपीसी कैसे यूज कर सकते हो तुम सर्विस कम्युनिकेशन के लिए, कब तुम्हें जीआरपीसी यूज करना है, कब नहीं करना है, तो इसके बारे में तुम्हें पढ़ना है इसके बाद। देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड मैसेज क्यूज। यार कई बार जो हमारी रिक्वेस्ट होती है ना, हमारा सर्वर एक के बाद एक सारी रिक्वेस्ट नहीं ले सकता, राइट। सो वी हैव टू पार्क द रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर इट टू बी सब्सक्राइब बाय द सर्वर। तो पब सब आर्किटेक्चर के बेसिस पे हमारे मैसेज क्यूज एग्जिस्ट करती है। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज क्यूज के ऑप्शन है। आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम बिगनर हो तो तुम रैबिट एमक्यू से स्टार्ट करो, समझना बहुत ज्यादा आसान है। और अगर तुम ऑलरेडी काफी सारी चीजें जानते हो तो काफका शुड बी समथिंग जो कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, काफी जगह काफका ही यूज हो रही होती है। इसके अलावा अब तुमने यार बेसिक माईएसक्यूएल और मोंगोडीबी जैसे डेटाबेसेस यूज करना सीख लिया, बट डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस की जो डिमांड होती है ना, उस बेसिस पे क्या होता है, उस बेसिस पे डेटाबेस की चॉइसेस जो होती है ना वो चेंज होती रहती हैं। तो तुम्हें देखना है कि यार जैसे तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओ जो टाइम सीरीज डेटाबेस को कंज्यूम कर रहा हो, या फिर तुम कोई प्रोजेक्ट बनाओ जो ग्राफ डीबीज को यूज करता हो, या जियो स्पेशल डेटाबेसेस को यूज करता हो, इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाओ। इसीलिए हमारे बैकएंड कोहर्ट में हम लोगों ने एक उबर बैकएंड का प्रोजेक्ट रखा है जिसमें हम लोग जियो स्पेशल डेटाबेसेस को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। तुम लोग बस थ्योरी में ये पढ़ लेते हो कि कितने टाइप के डेटाबेस है, एक्चुअली तुम्हें छोटा एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए कि अच्छा इस टाइप के डेटाबेस के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करा जा सकता है, राइट। इसके बाद आती है थोड़े से डेवॉप्स वाला पार्ट कि यार तुम्हें कंटेनराइजेशन आना चाहिए, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, कुबरनिटीज से क्लस्टर मैनेजमेंट तुम कैसे करते हो, और फिर डॉकर का यूज करके तुम्हें डिप्लॉयमेंट्स आनी चाहिए। तो देखो डिप्लॉयमेंट का मैंने एक सेक्शन रखा है। अब मोस्टली लोग क्या होते हैं, पहले तो हिरोकू पे डिप्लॉयमेंट कर लेते थे, अब हिरोकू ने भी अपनी फ्री सर्विस हटा दी है। तो अगर तुम्हें फ्री सर्विस डिप्लॉयमेंट करनी है तो तुम रेंडर पे कर सकते हो या रेलवे पे कर सकते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि इन फ्री एप्लीकेशंस के अलावा तुम AWS GCP ऐसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पे तुम्हें हर चीज स्क्रैच से करनी पड़ती है। तो AWS में EC2 इंस्टेंसेस क्या होते हैं, बीन स्टैक क्या होता है। अब तुमने कई बार पढ़ा होगा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग के बारे में, राइट। तो एक्चुअली वर्टिकल स्केलिंग कैसे होती है, एक्चुअली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे होती है, कैसे मल्टीपल मशीन स्पॉन अप होती हैं, उसके लिए तुम ऑटो स्केलिंग के बारे में पढ़ सकते हो। यहां पे जब तुम स्केलिंग कर रहे होगे, ऑटो स्केलिंग कर रहे होगे, तो तुम्हारे सामने आएंगे लोड बैलेंसर्स कि कैसे अगर तुम्हारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन सर्वर्स हैं तो कौन सी रिक्वेस्ट किस एप्लीकेशन सर्वर पे जानी चाहिए वो कैसे पता लगेगा, लोड बैलेंसर से पता लगेगा। तो तुम्हें L4 और L7 लोड बैलेंसर्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हॉरिजॉन्टल स्केलिंग्स के बारे में। उसके बाद तुम्हें डेटाबेसेस भी डिप्लॉय करने आने चाहिए। तुमने अपना बैकएंड का सर्वर तो डिप्लॉय कर लिया, बट डेटाबेसेस को कैसे डिप्लॉय करोगे, राइट। उसके बाद स्टैटिक स्टोरेज जैसे S3 के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके अलावा तुम्हें ये सारी डिप्लॉयमेंट डॉकर कंटेनर्स के साथ करनी आनी चाहिए, एंड यू शुड नो हाउ टू सेट अप अ CI/CD पाइपलाइन। जो तुम यूनिट टेस्ट लिखोगे, जैसे ही कोई कमिट कर रहा है तुम्हारे सारे के सारे टेस्ट रन हो, सारे के सारे जो चेक्स हैं वो रन हो, और उसके बाद ही डिप्लॉयमेंट हो, राइट। इसके अलावा बैकएंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का, कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ जो यूजर है वो वैलिड यूजर है या नहीं है, या जो यूजर जो एक्शन करना चाहता है उसको वो अलाउड है या नहीं है। तो इसमें तुम्हें पढ़ना है कि यार सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होती है, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होती है, OAuth क्या होता है। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में तुम JWTs के बारे में पढ़ सकते हो कि JWT कैसे मैनेज करा जाता है, राइट। उसके बाद कैशेस कि यार अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप की रिक्वेस्ट है जो बार बार कई तरह के यूजर से करी जा रही है, तो क्यों ना हम उसके रिस्पॉन्स को कैश कर ले। सो रेडिस एक काफी सही ऑप्शन रहेगा। तो मेम कैश को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आई बिलीव रेडिस इज वेरी नाइस एंड हैज अ वेरी वेरी गुड डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा जो तुम्हारे ऐप को सिक्योर करने की बात है, अब यार तुम अपने ऐप में बहुत सारे सीक्रेट कीज रखते हो, टोकन्स रखते हो, आईडीज रखते हो, पासवर्ड रखते हो, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग डायरेक्टली देम इनसाइड योर एप्लीकेशन, तुम्हें पता होना चाहिए कि यार की वॉल्ट्स कैसे यूज करते हैं। अब जनरली SD1 से तुम पूछोगे तो वो ये बोलेंगे कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में रख लो या किसी कॉन्फिग फाइल में रख लो, बट एक्चुअली अगर तुम्हें इन्हें सिक्योर रखना है तो जैसे Azure की वॉल्ट होता है या AWS की वॉल्ट होता है, तुम्हें ऐसे की वॉल्ट सर्विसेज यूज करनी होती है जिनमें तुम एक्चुअली रिक्वेस्ट करके डेटा को फेच कर रहे होते हो, राइट। उसके अलावा और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जैसे रेट लिमिटिंग, कि यार कोई बहुत बार तुम्हारे बैकएंड सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा है तो तुम उस आईपी को रेट लिमिट कर दो। CDNs की यार अगर तुम्हें डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे मान लो कोई स्टैटिक डेटा है जो तुम्हें बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है तुम्हारे यूजर्स के द्वारा, तो तुम उसको CDNs पे अपलोड कर सकते हो, राइट। इसके अलावा तुम देख सकते हो कि जो तुम रिस्पॉन्स भेज रहे हो बैकएंड से क्लाइंट को,
उसको कैसे ऑप्टिमाइज करा जा सकता है। अगर बहुत बड़ा रिस्पॉन्स है तो मे बी तुम जिपिंग वगैरह कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी, कि यार तुम लॉगिंग मैकेनिज्म सेटअप कर रहे हो कि यार जो भी तुम्हारा एप्लीकेशन उसके लॉग सेटअप हो रहे हैं तुम उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर पा रहे हो, कि अगर कोई भी क्रैशेज आ रहे हैं, कोई भी अपटिक्स आ रहा है किसी भी मेट्रिक में, तुम उसको चेक कर पा रहे हो, राइट। एंड इन सबके कॉरस्पॉन्डिंग ना तुम्हें बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मैंने कहा प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड अलग वीडियो करूंगा, कि अगर तुम्हें कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक समझना है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए तुम कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते हो, राइट। मैं अपने सजेशन तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बट ये सारी चीजें आई बिलीव अगर तुम इस ऑर्डर में चलते हो तो यू विल बी ऑन अ वेरी गुड स्टेज टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि यार किस तरीके से बैक एंड डेवलपमेंट में चीजें डेवलप करी जाती हैं, राइट। आई वुड से इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल सर्वर साइड इवेंट्स, वेब सॉकेट्स। अगर तुम देखो तो तुम्हें वेब सॉकेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये वेब सॉकेट तुम्हारे टीसीपी सॉकेट्स के ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है। ये रियल टाइम कम्युनिकेशन, कि यार अगर मान लो तुम्हें दो सिस्टम्स के बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन करना है, जैसे चैट इंजन, तो तुम कैसे कर सकते हो। सर्वर साइड इवेंट्स क्या होते हैं, सर्वर साइड इवेंट्स के बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए, कि किस तरीके से सर्वर साइड इवेंट्स या फिर तुम पोलिंग कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके की और भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं दैट यू हैव टू डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लोर। बट आई बिलीव विद दीज सेट ऑफ टॉपिक्स एंड विद गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो you will be on a very good stage to understand code bases that have a lot of backend development written in it, and you will be able to contribute to those code bases as well. और ये सारी चीज़ें मान लो तुम्हें जावा में करनी है, ये सारी चीज़ें तुम जावा में भी कर सकते हो, वहाँ पे भी तुम पूरा का पूरा एमवीसी आर्किटेक्चर सेटअप कर सकते हो। फ्रेमवर्क्स में वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम स्प्रिंग बूट यूज़ कर सकते हो, राइट। और इसी तरीके से मान लो तुम्हें पाइथन यूज़ करना है, पाइथन में तुम फ्लास्क यूज़ कर सकते हो, जैंगो यूज़ कर सकते हो, फास्ट एपीआई यूज़ कर सकते हो। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, बट लॉजिक वहाँ भी सही यही रहेगा कि डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से ORMs काम करते हैं, माइक्रो सर्विसेज कैसे इंटरेक्ट करेंगी, कैसे तुम अपनी कम्युनिकेशन को फास्ट कर सकते हो लेट्स से जीआरपीसी वगैरह के थ्रू। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी कंसिस्टेंट। और जैसे कि मैंने कहा तुम्हारे पास काफ़ी सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। एक और मिसलेनियस टॉपिक है जैसे वेब आरटीसी। वेब आरटीसी मतलब तुम देखो कि यार रियल टाइम वीडियो कॉलिंग वाला फीचर जो एप्लीकेशंस में होता है उसको कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर इफ यू गो वन बाय वन, अब ये ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लो, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। पहले तुम अपनी लैंग्वेज सीखो, लैंग्वेज पे ग्रिप बनाओ, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, उसके बाद नेटवर्क्स के बारे में पढ़ो, डेटाबेसेस के बारे में पढ़ो, फिर अपना एक छोटा सा एक्सप्रेस ऐप सेटअप करो। टाइपस्क्रिप्ट का यूज करके सारी कोडिंग करोगे तो तुम्हें टाइपस्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होती रहेगी, राइट। उसके बाद देखो कि कैसे तुम अपनी एपीआईज को टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद देखो कि यार कैसे तुम अपने मोनोलिथ को माइक्रो सर्विसेज में डिसइंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे रेस्ट एपीआईज लिख सकते हो, कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, सब कुछ तुम स्टेप बाय स्टेप करो। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लीड अ जॉब इन बैक एंड डेवलपमेंट, एंड यू विल योरसेल्फ सी कि तुम्हारा स्किल कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। सो आई बिलीव कि ये पूरा रोड मैप, बैक एंड डेवलपमेंट रोड मैप आपको समझ में आया होगा, राइट। हमने काफ़ी ब्रीफ वॉक थ्रू लिया है सारे टॉपिक्स को। तुम एक एक सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक करके पढ़ सकते हो, इंटरनेट पे तुम्हें एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे। एंड इफ यू वांट अ स्ट्रक्चर्ड वे कि तुम ये सारी चीज़ें पढ़ो, सो डू चेक आउट द एडवांस बैक एंड डेवलपमेंट बूट कैम्प। इन टॉपिक्स के अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स लाइक हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, मशीन कोडिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें हमने उस बैक एंड कोहॉर्ट में ऐड करी हैं। सो डू चेक इट आउट। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रैप अप करने वाले हैं। अगर तुम्हें वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज डू ड्रॉप अ लाइक, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।